साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो 365 नाम से मैगजीन निकाली जाती है, तो उसके तहत राज व्यवस्था 365 जो कि आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपका मई 2020 से जनवरी 2021 तक के बीच में राज व्यवस्था अर्थात पॉलिटी संबंधित जो भी घटनाक्रम है उसको इसमें कंक्लूड किया गया है। तो इसी को हम लोग कई पार्ट के अंतर्गत कर रहे हैं। इसका जो चौथा वाला पोर्शन है जिसमें न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी से संबंधित जो भी घटनाक्रम घटित हुए हैं उनके बारे में है, तो इसको प्रारंभ करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये काफ़ी चर्चा में रहा मुद्दा था, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सुर्खियों में क्यों था। तो उस समय उच्चतम न्यायालय ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को लक्षित करते हुए सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के संदर्भ में अधिवक्ता सह सक्रियतावादी प्रशांत भूषण को न्यायालय के अवमानना का दोषी माना था। अब प्रश्न उठता है कि न्यायालय की अवमानना होती क्या है। तो अवमानना अर्थात कंटेम्प्ट का तात्पर्य किसी न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार के प्रति अनादर प्रकट करना ही जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। इस प्रावधान का औचित्य यह है कि न्यायालय को ऐसे सुनियोजित हमलों से संरक्षण प्रदान करना है जो उसके अधिकार को कम करते हैं, उसकी सार्वजनिक छवि को कलंकित करते हैं तथा जिनसे न्यायालय की निष्पक्षता में जनता के विश्वास का लोप हो सकता है। तो एक प्रकार से जो न्यायालय को स्वायत्ता प्रदान करने के लिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान लाया गया। साथ ही अनुच्छेद 261 में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र मतलब पूरे राज्य क्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले कि न्यायालय की अवमानना के बारे में और डिटेल में बात करें, उससे पहले एक इससे संबंधित सिद्धांत है मूल गावंकर सिद्धांत। तो इसको याद रखिए, पूछा जा सकता है कि मूल गावंकर सिद्धांत किससे संबंधित है। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आलोचना करने वाले मामले में प्रशांत भूषण के अधिवक्ता ने मूल गावंकर सिद्धांतों के आधार पर न्यायालय से संयम बरतने का आग्रह किया। एस मूल गावंकर बनाम अज्ञातवाद, ये जो केस था 1978 का, इसमें एक ऐसा मामला है जिसके कारण अवमानना के विषय पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया था। 2-1 के बहुमत से न्यायालय ने मूल गावंकर, इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक थे ये, इनको अवमानना का दोषी नहीं ठहराया, जबकि उसी पीठ ने यह कार्रवाई शुरू की थी जिस पीठ ने यह जजमेंट दिया था। अवमानना संबंधी अधिकारिता का पालन करने में सावधानी बरतने के इस परामर्श को ही मूल गावंकर सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इसमें कुल मिला के ये कहा गया कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसमें इसको प्रारंभ करने से पहले या किसी के ऊपर ये चार्ज लगाने से पहले इसको सावधानी पूर्वक इसको देखना चाहिए। आगे चलते हैं कि न्यायालय की अवमानना के बारे में और चीज़ देखें तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यह है क्या। तो यह न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार का अनादर करने के अपराध को संदर्भित करता है। अब इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी चर्चा करें तो अनुच्छेद 261 इसमें कहा गया है कि न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी, मतलब जो कोर्ट कहेगा उसको माना जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 19(2) जो अव्यक्त की स्वतंत्रता वाला पोर्शन है, उसमें क्या है कि अनुच्छेद 19(1) में आपको स्वतंत्रता अव्यक्त की स्वतंत्रता है, परंतु 2 में जो है ये कहा गया है कि उस पर जो भी आपकी अव्यक्त की स्वतंत्रता है उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कुछ दिशा निर्देशों के साथ आप पे अव्यक्त की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अनुच्छेद 129 और 215 इसमें क्या है, 129 जो है ये आपका उच्चतम न्यायालय से संबंधित है और 215 जो है ये उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो 129 और 215 न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की क्रमशः उच्चतम न्यायालय और 215 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 142(2) के तहत अवमानना के लिए दंडित करने या किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति के बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं, आगे है इसके संबंध में जो विधिक प्रावधान है वो कहाँ पे है। तो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। तो यह अधिनियम जो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 है, यह अधिनियम न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है क्योंकि संविधान इसे परिभाषित नहीं करता। तो याद रखिएगा, इस तरह का कहीं पे सेंटेंस आता है कि संविधान में इसकी परिभाषा दी गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा दी गई, तो नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो डिफिनेशन है वो संविधान में नहीं दी गई है, बल्कि आपका इसके लिए जो एक्ट लाया गया है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 यहाँ पर दिया गया है। न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा को सिविल अवमानना की संज्ञा दी गई है।
दांडिक अवमानना की स्थितियों की यदि बात करें तो किन आधारों पर यह लगता है, तो न्यायालय को कलंकित करना, न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दिखाना, ये आपके इसके तहत दांडिक अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, एक आपका सिविल अवमानना होता है, एक दांडिक अवमानना होता है। तो इसके तहत जो न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करना है, हस्तक्षेप की प्रवृत्ति दिखाना, इसके तहत दांडिक अवमानना में 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना, या कथित अवमानना की समाप्ति के 1 वर्ष बाद अवमानना मतलब 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना लगता है। इसके अलावा यहाँ पे यह भी प्रावधान है कि कथित अवमानना की समाप्ति के 1 वर्ष बाद अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। अब इसके में अपवाद कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग के संदर्भ में, न्याय की योग्यता के संबंध में निष्पक्ष आलोचना के संदर्भ में, केवल न्यायाधीश पर गलत तरीके से अपमानजनक टिप्पणी, मतलब कोर्ट को नहीं कहा गया, यदि न्यायाधीश पर कोई सवाल उठाया जा रहा है, कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति का न होना, ये जो भी बातें कही जा रही हैं उससे कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। दूसरा, वर्ष 2006 में संशोधन किया गया, यदि ऐसा लोकहित में किया गया है जो सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भी आलोचना हो रही है, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए तंत्र के संबंध में, मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट चार्जेज अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा? सुर्खियों में इसलिए रहा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें उच्चतम न्यायालय के एक पदासीन द सिटिंग न्यायाधीश के विरुद्ध कदाचार की शिकायत की गई थी। विगत कुछ वर्षों में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या अक्षमता के साथ साथ कदाचार के मामलों की जांच करने के लिए 3 प्रमुख तंत्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से तंत्र हैं ये 3? पहला है न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया, इन हाउस प्रोसीजर, ठीक है, इसको लाया गया था वर्ष 1999 में। दूसरा है लैंगिक उत्पीड़न संबंधी दिशा निर्देश, और तीसरा है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाए जाने की सिफारिश करना। इन तीनों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो है पद से हटाए जाने के संबंध में कार्रवाई, जो संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत के अनुसार दिया गया है, तो ये इसके तहत जो है, इसके तहत कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो किसी न्यायाधीश पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आरोप में लोकसभा से कम 100 या राज्यसभा से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस के आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। ठीक है, व्यक्ति जिनके पास शिकायत दर्ज करनी होगी, ये शिकायत कहाँ दर्ज कराई जाएगी? तो सदन के संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी, मतलब कि लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति के पास। अब इसके आगे देखें, प्रारंभिक जांच कौन करता है? तो यदि नोटिस उचित प्रारूप में है तो पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। ठीक है, अब जांच समिति की संरचना क्या होगी? इस समिति में शामिल कौन होंगे? तो समिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वो किसी एक न्यायाधीश को उसमें शामिल कर सकता है। इसके अलावा दूसरा जो सदस्य होगा वो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, और तीसरा जो सदस्य होगा वो एक पारंगत विधिवेत्ता जो हो वो इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये तो पहला था। अब दूसरा है न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया, इन हाउस जो प्रोसीजर होता है, इसमें कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? इसमें कदाचार की शिकायत किसी भी व्यक्ति के द्वारा दायर की जा सकती है। और किसके पास ये शिकायत दर्ज करानी होगी? तो ये जो शिकायत होगी भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति के पास। यदि अन्य न्यायाधीशों के मामले में तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, यदि मुख्य न्यायाधीश की ही अगर शिकायत करनी है तो कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे। आगे देखें इसमें कि प्रारंभिक जांच इसमें कौन करता है? तो जो सीजीआई होता है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है, यह निर्धारित करता है कि शिकायत आधारहीन है या गंभीर है। दूसरा, यदि सीजीआई को यह समाधान हो जाता है कि शिकायत में गंभीर कदाचार या अनुचित व्यवहार का मामला शामिल है, तो वह संबंधित न्यायाधीश को प्रतिक्रिया हेतु निर्दिष्ट करता है कि आपका इस पर रिस्पॉन्स क्या है। प्रतिक्रिया और सहायक सामग्री के आधार पर सीजीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत की गहन जांच की आवश्यकता है, तो वह एक जांच समिति का गठन करेगा। अब जांच समिति की जो संरचना होगी, जो जांच समिति होगी, उसमें कौन लोग होंगे? तो समिति में 3 न्यायाधीश शामिल होंगे, जिनमें उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। उच्च न्यायालयों के 2 मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। अब तीसरा वाला जो प्रावधान है, ठीक है, जांच के संबंध में, उच्चतम न्यायालय लैंगिक उत्पीड़न विनियमन 2013 एससी सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन, इसमें कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? किसी महिला द्वारा
याद रखिए, किसी महिला द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और किसके पास कराई जाएगी? तो इसमें लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति होती है। ठीक है, यहाँ पर एक लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति होती है, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। यहाँ पर ये शिकायत दर्ज की जाती है। अब इसमें प्रारंभिक जांच कौन करेगा? तो ये जो समिति है, यदि GSICC मतलब आपका लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति, ये समिति इस संदर्भ में संतुष्ट हो जाती है कि शिकायत वास्तविक है, तो वह शिकायत की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय आंतरिक उप समिति का गठन करेगी। अब इस जांच समिति की संरचना क्या होगी, इसमें शामिल कौन होंगे? तो समिति में GSICC के सदस्य या GSICC द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें एक महिला और एक बाह्य विशेषज्ञ व्यक्ति का बहुमत होगा। मतलब इस कमेटी में एक महिला होगी और कोई एक बाहरी व्यक्ति भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं ई लोक अदालत के बारे में। तो सुर्खियों में यह क्यों है? तो सुर्खियों में इसलिए है कि कोविड महामारी का उत्पन्न विक्षोभपूर्ण अवधि में न्यायिक सेवा प्राधिकारियों ने वर्तमान स्थिति के साथ स्वयं को रचनात्मक रूप से अनुकूलित करते हुए लोक अदालत को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया, जिसे ऑनलाइन लोक अदालत या ई लोक अदालत कहा गया। तो ई लोक अदालत के बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 राज्यों में 27 ई लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसकी मदद से जून से अक्टूबर माह तक 2.51 लाख मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत की स्थापना जो है, ये वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के रूप में की गई है। इसके तहत न्यायालयों में लंबित वादों या पूर्व मुकदमेबाजी चरण जो है, प्री लिटिगेशन स्टेज कहते हैं, मतलब जो मुकदमेबाजी के चरण के दौरान ही जो सौदेबाजी होती है, में फंसे मामलों को वादियों द्वारा बिना किसी व्यय के सौहार्दपूर्ण रीत से निपटाया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है, स्टैट्यूटरी दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसमें सामान्यतः अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी तथा सदस्यों के रूप में एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, ई लोक अदालत या लोक अदालत का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, इसको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा कौन लोग होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी तथा सदस्यों के रूप में एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। ये जो होते हैं, ये समिति जो होती है या इनका जो संगठन होता है, ये दोनों पक्षों के मध्य दीर्घकाल से लंबित मुकदमों को निपटाने के माध्यम से न्यायालय पर इन मुकदमों के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसको कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट किया जाता है। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लोक अदालतों द्वारा दिया गया जो निर्णय होता है वो दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में होता है तथा इनके आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप आ गए, आपने अपना मतलब यहाँ से सेटलमेंट लिया, तो इसके बाद वो अंतिम होगा, आप फिर से आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। तो अंतिम और बाध्यकारी होता है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ई लोक अदालतों का आयोजन करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, चूंकि हमने पहले ऊपर कहा कि ये जो ई लोक अदालत या लोक अदालत है, ये एक प्रकार का वैकल्पिक विवाद समाधान है। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन ADR तंत्र है, ये है क्या? तो ADR जो है विवाद समाधान का एक तंत्र है जो गैर विरोधात्मक नॉन एडवर्सल है, अर्थात इसमें सभी के लिए सर्वोत्तम समाधान पहुंचने हेतु सहकारी रूप से एक साथ कार्य किया जाता है। मतलब एक साथ मिलकर के इस पर चर्चा होती है कि क्या समाधान निकाल सकते हैं दोनों पक्षों के माध्यम से। ADR जो है आपका वैकल्पिक विवाद समाधान, इसमें शामिल पक्षकारों को एक पूर्ण विकसित और संतोषजनक अनुभव प्रदान करते हुए अदालतों पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में यह सहायक हो सकता है। ये जो आपका समाधान तंत्र है, ये सभी पक्षकारों को एक पूर्ण विकसित और संतोषजनक अनुभव प्रदान करते हुए अदालतों पर जो मुकदमेबाजी का जो बोझ है, बर्डन है, उसको कम करने में सहायक है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को वर्ष 1987 में अदालत के बाहर आउट ऑफ कोर्ट समझौतों को प्रोत्साहित करने के लिए पारित किया गया था तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के लिए वर्ष 1996 में नया मध्यस्थम और सुलह अधिनियम आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट अधिनियमित किया गया था। तो याद रखिएगा, आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है, ये आउट ऑफ कोर्ट समझौते के लिए 1987 में लाया गया था और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से निपटने के लिए वर्ष 1996 में एक नया मध्यस्थम और सुलह अधिनियम लाया गया।
भारत में एडीआर की स्थापना भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता का अधिकार और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के आधार पर की गई, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में उपबंधित निःशुल्क विधिक सहायता तथा समान न्याय के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य को भी एडीआर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो आपका नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39A में यह प्रावधान कहा गया है किया गया कि राज्य जो है लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा सामान्य न्याय प्रदान करना यह राज्य का कर्तव्य है, ये करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो आपका एडीआर है, वैकल्पिक विवाद समाधान, ये इसी दिशा में एक कदम है। आगे चलते हैं इसमें आपका, तो देखिए ये जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, यहाँ फिगर के माध्यम से ये 4 प्रकार से हो सकता है, एब्रिविएशन, निगोशिएशन और आपका ये कॉन्क्लिएशन और मीडिएशन। इनके माध्यम से ये आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें 4 टाइप होते हैं, 4 बेज होते हैं। अब थोड़ा सा संबंधित घटनाक्रम की बात करें तो लोकसभा द्वारा माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021, लोकसभा पासेस आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2021, इसको पारित किया गया लोकसभा से। अब इसमें जो प्रमुख संशोधन किए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो माध्यस्थम के निर्णय अर्थात एक मध्यस्थता कार्रवाई में दिया गया आदेश पर रोक लगाई जा सकती है यदि न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो कि संबंधित मध्यस्थता समझौता या अनुबंध या निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रभावित था। कुछ समय पूर्व तक यह प्रावधान था कि यदि एक मध्यस्थम के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील दायर की गई है तब भी उसका निर्णय परिवर्तनीय होगा, अर्थात मध्यस्थम का निर्णय परिवर्तनीय लागू होगा। इस विधेयक में मूल अधिनियम की 8वीं अनुसूची को हटा दिया गया है, जिसमें मध्यस्थों आर्बिट्रेटर्स के प्रत्यानयन मतलब एक्रीडेशन, प्रत्यानयन मतलब उनको मान्यता दी जाती है, प्रत्यानयन के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई थी। मतलब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो बताया गया था। अब मध्यस्थों के प्रत्यानयन के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंड उन नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे जो भारतीय मध्यस्थता परिषद माध्यस्थम और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रस्तावित हैं, इनके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इसमें क्या है, इसके अलावा 8वीं अनुसूची के अनुसार मध्यस्थ जो है आर्बिट्रेटर को अनिवार्यतः अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक अधिवक्ता होना चाहिए जिसके पास 10 वर्षों का अनुभव हो या भारतीय विधि सेवा का अधिकारी हो, ऐसा होना चाहिए। ये आपका 8वीं अनुसूची में ये बात थी पहले। अब इसका लाभ क्या होगा, तो उपयुक्त आवश्यक योग्यता के हटने से ये जो योग्यता है कि एक अधिवक्ता होना चाहिए और जिसके पास कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो या भारतीय विधिक सेवा का अधिकारी हो, तो इससे विदेशी मध्यस्थों जो फॉरेन आर्बिट्रेटर्स हैं उनको लाभ पहुंचेगा। सभी हितधारकों को माध्यस्थम के निर्णय आर्बिट्रेरल अवार्ड्स के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब यदि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। भारतीय माध्यस्थम परिषद आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ACI के बारे में बात करें तो माध्यस्थम और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय माध्यस्थम परिषद ACI नामक स्वतंत्र संस्था की स्थापना का प्रावधान करता है। यह परिषद अर्थात ACI जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वस्तुतः माध्यस्थम संस्थाओं के श्रेणीकरण और मध्यस्थों के प्रत्यायन का कार्य करेगी। जो ACI है आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी जिसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संघ सरकार द्वारा की जाएगी। तो याद रखिएगा जो भारतीय मध्यस्थम परिषद होगी इसकी अध्यक्षता, इसका जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कैसे होगी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा की जाएगी, जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। तो इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो ये 3 चीजें हैं इसमें 2 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो विख्यात मध्यस्थम पेशेवरों और शिक्षाविदों के मध्य से केंद्र द्वारा नाम निर्दिष्ट नॉमिनेट किए जाएंगे। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त निकाय के एक प्रतिनिधि को अंशकालिक सदस्य के रूप में चक्रीय आधार पर एक्रीडेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के परामर्श से केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब इसमें पदेन सदस्य के रूप में कौन होंगे, मतलब पद पे रहते हुए जो इस पर सदस्य रहेंगे, सचिव आपका विधि और न्याय मंत्रालय के तहत जो विधि कार्य विभाग है उसका जो सचिव है वो पदेन सदस्य होगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के तहत जो व्यय विभाग है उसका जो सचिव होगा वो भी इसमें सदस्य होगा। इसके अलावा आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, मतलब CEO होगा। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन के बारे में बात करें तो ये लागू हो गया है, ठीक है, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन लागू हो गया है। यह कन्वेंशन जिसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन के रूप में भी जाना जाता है, सिंगापुर के नाम पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र संधि है। यह कन्वेंशन मध्यस्थता से व्युत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों इंटरनेशनल सेटलमेंट आर्गूमेंट पर लागू होता है। किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने के लिए पक्षकार देशों द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। इसके तहत व्यवसाय पक्ष उन देशों के न्यायालयों में प्रत्यक्षता याचिका दायर करते हुए सीमा पार मध्यस्थता समाधान समझौते के परिवर्तन की मांग कर सकते हैं जिन्होंने उपयुक्त संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी अभिपुष्टि की है। मतलब जिन देशों के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया है, उसकी पुष्टि की गई है, उन पर ही यह लागू होगा। ठीक है, और वहां पर जो इंडस्ट्रीज होंगे या जो व्यवसाय पक्ष होगा वो वहां के न्यायालयों में इससे संबंधित याचिका दायर कर सकते हैं। वर्तमान में इस कन्वेंशन में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 53 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि भारत भी इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस कन्वेंशन का महत्व क्या है? इससे क्या होगा? विवादित पक्षों द्वारा सीमा पार विवाद समाधान समझौते का सुगमतापूर्ण परिवर्तन व उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा सीमा पार विवादों के निपटान हेतु मुकदमेबाजी और विवाचन आर्बिट्रेशन के स्थान पर एक वैकल्पिक विवाद समाधान एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विकल्प के रूप में मध्यस्थता मीडिएशन के अनुपालन से व्यवसायों को लाभ प्राप्त होगा। इससे कंपनियों के समय और कानूनी लागतों में भी बचत होगी, संबंधी विश्वसनीयता में वृद्धि होगी तथा इसमें भारत को क्या लाभ होगा? इससे भारत को लाभ ये होगा कि शीघ्र मध्यस्थता समाधान के अनुपालन से व्यापार करने में सुगमता अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। तो सुगमता संबंधी विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा? हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंक है वो सुधरेगी तथा एडीआर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुपालन संबंधी भारतीय प्रतिबद्धता की ओर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होगी। जब हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सुर्खियों में रही अवधारणाओं को देख लेते हैं। तो इसमें एक है न्याय बंधु। तो देखिए, न्याय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा 26 नवंबर 2020 को न्याय बंधु एप्लीकेशन के iOS संस्करण, मोबाइल संस्करण का विमोचन और उमंग प्लेटफॉर्म पर इसका शुभारंभ किया गया है। न्याय बंधु को वर्ष 2017 में देश भर में लोक कल्याणार्थ विधिक सेवाओं के वितरण के लिए एक रूपरेखा निर्मित करने हेतु आरंभ किया गया था न्याय बंधु को। अब उसी का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन लोक कल्याण के कार्यों में रुचि रखने वाले अधिवक्ताओं को पात्र सीमांत और सुभेद्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए के साथ जोड़ता है। मतलब जो अधिवक्ता इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, मतलब लोक कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास संसाधन नहीं है, ठीक है, मतलब वो सीमांत और सुभेद्य वर्ग हैं, ठीक है, उनको एक साथ जोड़ने का कार्य करता है जिससे उनको सुविधा मिल सके। लोक कल्याणार्थ प्रो बोनो सेवाओं से तात्पर्य उन लोगों को मुफ्त में या न्यूनतम लागत पर विधिक सहायता प्रदान करने से जो धन के अभाव में अपना प्रतिनिधित्व कर पाने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में कहीं पूछा जा सकता है कि प्रो बोनो ये क्या है, तो याद रखिएगा यह क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ये आपका नीति तत्व के तहत इसको रखा गया, इसको याद रखिएगा 39A। उमंग जो मोबाइल ऐप है, इसका शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था। इसे नागरिकों के मोबाइल फोन पर सरकार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के एक बृहद लक्ष्य के साथ प्रमुख सरकारी सेवाओं को एक एकल मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराने हेतु लॉन्च किया गया था। मतलब जो उमंग ऐप है, इस पर आपको सरकारी, मतलब जो भी सरकारी ऐप, मोबाइल ऐप हैं, जो भी सरकार की ऑनलाइन सुविधाएं हैं, उसको आपको इसी ऐप के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित डिजिटल इंडिया से संबद्ध एक पहल है। इस ऐप पर 127 विभागों और राज्यों से लगभग 660 सेवाएं और लगभग 180 सुविधाओं की बिल भुगतान सेवाएं उपलब्ध हैं। इस डेटा को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उमंग ऐप पर भारत मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लाया गया है। इन सेवाओं में शामिल क्या है? वर्तमान मौसम, मौसम पूर्वानुमान और पर्यटन पूर्वानुमान। इस तरह की 7 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में, हैवियस कॉर्पस पिटीशन। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अर्णव गोस्वामी को तत्काल रिहा करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अस्वीकार कर दी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है अनिवार्य रूप से सशरीर उपस्थिति से है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष दायर की जाने वाली इस याचिका में एक विशेष व्यक्ति या प्राधिकरण, ठीक है, तो दोनों शामिल हैं, व्यक्ति भी और प्राधिकरण भी। एक विशेष व्यक्ति या प्राधिकरण मतलब जिसने किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिया है,
को निर्देश देने का आह्वान किया जाता है। यह याचिका इस प्रकार के निरोध अर्थात गिरफ्तारी की वैधता का निर्धारण करने का दायित्व न्यायालय पर भारित करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट वस्तुतः मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का ही एक साधन है। इसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह केवल व्यक्तियों के खिलाफ के विरुद्ध ही नहीं बल्कि प्राधिकरण या उसके साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी इसको जारी किया जा सकता है। अगला है सौदा अभिवाक, प्ली बार्गेनिंग। ये शब्द भी याद रखिएगा, प्ली बार्गेनिंग या सौदा अभिवाक क्या है। तो यह एक अल्प गंभीर अपराध के संदर्भ में दोषी पाए जाने वाले उस अपराध के लिए विधि द्वारा निर्धारित दंड की तुलना में कम दंड पाने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ वार्ता करने वाले आपराधिक कृत्य के आरोपी व्यक्ति को संदर्भित करता है। इसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए चोरी की है और उसको उस चोरी की सजा 2 साल होनी है। अब वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा, तो इस तरीके से उसको जुर्म को प्रूफ करने में काफ़ी लंबा टाइम होगा। तो उस टाइम से बचने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि वो यदि अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो हो सकता है कि 2 की जगह उसको साल भर या 1.5 साल की सजा होगी। तो उससे कहा जाएगा कि आपको 1.5 साल या 1 साल की सजा होगी, आपकी सजा कम हो जाएगी, आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। भारत में इसे वर्ष 2006 में एक संशोधन के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC में शामिल किया गया था। यह प्रक्रिया केवल अभियुक्त द्वारा ही, जो एक्यूज्ड है उसके द्वारा ही प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, जब वो खुद कहेगा कि भैया मैं अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ। मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास के दंड की स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा कहाँ तक है और कहाँ अपवाद है जहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो मृत्युदंड की सजा में, आजीवन कारावास की सजा में या 7 वर्ष से अधिक के कारावास का ये दंड है तो वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। 7 वर्ष से कम की सजा है तो वहाँ पर लागू होगा। अगला है सेबैटशिप का अधिकार, राइट टू सेबैटशिप। ये क्या है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केरल की ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के शाही परिवार के सेबैटशिप अधिकारों को बरकरार रखा है। सेबैटशिप का अधिकार है क्या? यह किसी इकाई के द्वारा एक ट्रस्टी के रूप में किसी देवस्थान के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार को संदर्भित करता है। सेबैट के पास केवल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार होता है तथा वह संपत्ति और मूर्ति दोनों की अभिरक्षा तथा कस्टडी का हकदार होता है। सेबैट के पास संपत्ति पर विधिक दावा करने का अधिकार नहीं होता। तो ये भी याद रखिए कि इसके पास विधिक दावा करने का अधिकार नहीं होता संपत्ति पर। ऐसी संपत्ति को देवता या मूर्ति में ही अंतर्निहित माना जाता है, मतलब उस संपत्ति पर अधिकार उस देवता का है। साक्षी संरक्षण योजना 2018, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट्स को यह निर्देश दिया कि वे उन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें जो वर्तमान या पूर्व सांसदों तथा विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में साक्षी हैं। यह योजना खतरे के आकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर गवाहों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें अन्य उपायों के साथ साथ गवाहों की पहचान की सुरक्षा, परिवर्तन, उनका स्थान बदलना, गवाहों के आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना, विशेष रूप से डिजाइन किए गए न्यायालय कक्ष का उपयोग आदि शामिल हैं। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इसमें योजना के प्रावधानों के अनुपालन में होने वाली जो व्यय है, जो खर्चा है, उसकी प्रतिपूर्ति हेतु एक राज्य साक्षी संरक्षण कोष, स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 2003 में गठित मलिमत समिति ने भी भारत में एक मजबूत साक्षी सुरक्षा तंत्र की स्थापना का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा मलिमत समिति के बारे में 2003 में। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं, चौथा वाला पोर्शन, जिसमें हमने जुडिशरी से संबंधित सभी चीज़ों को, जो भी घटनाक्रम थे उसको देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।